उसको और सक्षम बनाकर हमारी दूसरी छोटी पंचायत की सरकार जो थी, ब्लॉक समितियां, उसको ताकत देने की बात हो, चाहे पंचायती राज की सबसे बड़ी सरकार हो, जिला परिषद, उसको इंडिपेंडेंट करोड़ों रुपए के फंड देने की बात हो कि निरंतर गांव से जुड़े लोग ही, गांव से इलेक्टेड लोग ही गांव के विकास के अंदर अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाने का काम करें। और आज उसका नतीजा है, मैं डाटा देख रहा था, पिछले 20 वर्षों के अंदर कभी जिला परिषद में साल में 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे आते थे, और ये पहली बार है जिसके अंदर एवरेज, आपके जिले के अंदर तो ग्रामीण पंचायतें कम है, शहरीकरण ज्यादा हो गया, उसके बावजूद भी 25 करोड़ रुपए जिला परिषद को हमने सरकार की ओर से देने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ग्रामीण अंचल को जहां सशक्त बनाया है, वहीं हमारा एक मुख्य वादा भी था कि महिला शक्ति को और ताकत दी जाए। मुझे याद है जब श्रीमती नैना चौटाला जी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर 70 से अधिक विधानसभाओं में हरी चुनरी चौपाल चलाई थी, तो महिलाओं की मांग थी कि हमारी भी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, और आज उसका नतीजा है कि आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक पंचायती राज की कोई भी पद हो, उसके अंदर हमारी माताओं बहनों की हिस्सेदारी को 50% पे ले जाने का काम आपकी सरकार ने किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मुझे याद है जब हम पूरे प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद घूम रहे थे और मैं कहता था कि हमारा राज बनेगा तो रोजगार मेरा अधिकार कानून लाएंगे, तो बहुत लोग पूछते थे कैसे लाओगे, 75% हिस्सेदारी कैसे लाओगे। याद है आपको, कई लोगों ने तो मंच से भी कहा था कानून कैसे बनाया जाएगा। मुझे उस समय चौधरी देवीलाल जी की एक बात जरूर याद आती थी, जब वो पेंशन की बात किया करते थे तो बंसीलाल जी, भजनलाल जी क्या क्या करते थे, राठी जी क्या क्या करते थे, कानून कैसे बनेगा। मगर चौधरी देवीलाल ने एक चीज कही, अगर मैं सरकार में जाऊंगा तो कलम की ताकत से कानून बनाने का काम करूंगा। और वो 100 रुपए पेंशन आज कितनी बनेगी, 2500। मुझे याद है 250 रुपए सवा साल में बढ़ाने में बड़ा जोर आया। एक बार 250 का इजाफा होता है तो सरकारी खजाने से 1100 करोड़ रुपए साल के फालतू देने पड़ते हैं, मगर ये बुजुर्गों का सम्मान है। मैं 4 दिन पहले एक गांव में गया हुआ था और बड़ी खुशी हुई, वहां बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिल गए और दोनों ने मिलके आके ब्याह में बैठे थे, सिर पड़ोस के बोला बेटा मौज कर दी, पहले 200 आया करते थे, फिर 600 आने लग गए, फिर बढ़ के 2000 होने लग गए, फिर 4000 होने लग गए, मगर तूने आते सीधे दोनों के मारे 5000 बना दिए और न्यू बढ़ाता रही। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारा ये प्रयास है कि युवा को और ताकत दी जाए, और इसके लिए जो कानून हमने बनाया है इसका उद्देश्य यही है। आज अभी मेरे से पूर्व अरविंद कह रहा था, हमारे पृथला में फैक्ट्रियां बहुत है, नौकरियां नहीं। अभी गाड़ी में राजा राम जी और ये सारे बैठ के बात कर रहे थे कि अमूल के दूध की फैक्ट्री है, हमारे गांव के लोगों का दूध का व्यापार भी छीन लेगी, और दूध कोई गांव वाला ले जाके दिया करता था 38 रुपए 40 रुपए, अमूल ने पैकेट में 32 रुपए 33 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, और उस फैक्ट्री के अंदर क्या हमारे बच्चे नहीं लगे। और बुजुर्गों, युवा साथियों, अब जो नौकरी निकलेगी उस अमूल की फैक्ट्री के अंदर भी हर 4 नौकरियों के अंदर 3 नौकरियां आपके हिस्से की आएगी, हमारे बच्चों के हिस्से की आएगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज बड़ी मजबूती के साथ आपको भी आगे लेकर बढ़नी कि हमारा गांव देहात मजबूत होगा तभी जाके हरियाणा मजबूत हो। आज फैक्ट्रियां
एक रोजगार का साधन हो सकती है, मगर गांव के आदमी का आज भी रोजगार का साधन कोई है तो उस किसान की वो खेती है, जिस पे अधिकतम प्रदेश हमारा निर्भर करता है। और 1.25 साल के अंदर मेरा प्रयास रहा कि हमारी सरकार, दोनों पार्टियां मिलकर कृषि क्षेत्र को और आधुनिक और मजबूत बनाने का काम करे। मुझे याद है जब आपका राज बना 1.25 साल पहले, तो जीरी की खरीद चल रही थी और मैंने आते कहा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे कि किसान की जीरी असलियत में खरीदी गई या कागजों में खरीदी गई। और नतीजा आया कि हमारे प्रदेश के एक एक किसान का एक एक जीरी का दाना खरीदा गया, मगर उस समय पेमेंट खाते पे नहीं आती थी, आड़ती के पास जाती थी और किसान को एक एक 1.5 2 महीने बाद आड़ती हिसाब के लिए बुलाता था, हिसाब करता था। फिर हमने गेहूं के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम किया, आड़तियों के साथ भी चर्चा करी, किसानों को भी जागरूक किया और उनको कहा कि अपने खाते नंबर डालने शुरू करो, जो लेना चाहता है खाते में, जो लेना चाहता है आड़ती के माध्यम से, उसका पैसा उसी प्रकार से उस किसान के खाते में आएगा। और गेहूं के अंदर जब हमने 73 लाख के लगभग मीट्रिक टन गेहूं खरीदी, तो केवल मात्र 23% किसानों ने अपने खाते में पैसा लेने का काम किया। अब जीरी की फसल आई, किसान और जागरूक हुआ। 14 दिन का हमने टारगेट लिया, 7 दिनों में उसको अचीव कर दिखाया कि जो 65-67 लाख मीट्रिक टन जीरी आई, उसके अंदर लगभग 65-67% किसानों के खाते में गया, बचा 35% आड़तियों के खाते में। और किसान और जागरूक हुआ। इस बार मेरे को खुशी है, मैं कल चंडीगढ़ के अंदर सारा डिटेल डाटा देख रहा था कि ऑनलाइन कितने किसानों ने अपने आप को पंजीकृत कराया है, और खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि लगभग 78% किसानों ने अपने खुद के खाते इस बार देने का काम किया। और मैं एक वादा करता हूं, इस बार जो पिछली बार 7 दिन लगे, 15 दिन लगे, नया काम था समझने में और ठीक करने में टाइम लगा। और पहले रूल था भी आई फॉर्म के बाद किसान को पेमेंट होगी, और आई फॉर्म का मतलब था कि मंडी से गोदाउन में जब किसान की फसल चली जाएगी, चाहे वो 5 दिन बाद जाए, 7 दिन बाद जाए, उसके बाद जाकर कहीं पेमेंट होने का काम है। मगर इस बार हमने उसको पूरी तौर पर बदल दिया। किसान जैसे ही मंडी के अंदर अपना अनाज लेकर आएगा और जैसे ही आड़ती उसका जे फॉर्म काटेगा, जे फॉर्म जितने बजे कटेगा उसके सही 48 घंटे में किसान का पैसा किसान के खाते में आपकी सरकार। बुजुर्गों, युवा साथियों, कई लोग बोलते थे मंडी बंद हो जाएगी। मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा, इन मंडियों बिना सरकार का परचेज सिस्टम नहीं चलेगा। ये तो हमारी बैकबोन है। आज इनके सहयोग से कोरोना जैसी लड़ाई में भी हम किसान का एक एक दाना खरीद पाए। जहाँ हरियाणा में 400-450 गेहूं के परचेज सेंटर थे, पिछली बार हमने 1800 परचेज सेंटर बनाए, सब यार्ड, गांव के स्कूलों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू कराई, और उसका नतीजा था एक किसान के कोरोना नहीं हुआ और एक एक दाना किसान का हमने उठाने का काम किया। इस बार और जरूरत पड़ी तो फिर 500 मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे, चाहे हमें एफपीओ लगाने पड़े, चाहे युवा साथी पढ़े लिखे जो है इनको लाइसेंस देने पड़े। किसान की फसल को अगर उसके खेत से उठाने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपकी सरकार उठाने का काम करेगी, उसको परेशान नहीं होगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज खेती की जब बात करते तो केवल मात्र गेहूं की बात नहीं है। इस फसल हरियाणा के अंदर अलग अलग आज फसलें पकने वाली। सूरजमुखी जो हमारे उत्तरी हरियाणा, आज मैं सरसों का डाटा मंगा रहा था विभाग से कि मंडियों में कितनी सरसों आई।
उचाना की बात करी, महेंद्रगढ़ बात करी, रेवाड़ी बात करी। आज ये हालत है कि एमएसपी से फालतू दाम पर किसान की सरसों को व्यापारी जल्दी जल्दी ले जाने का काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है सरकार खरीदनी शुरू करेगी तो फिर आने वाले समय में उनको भी स्टॉक नहीं मिलेगा। ये जो रेस है ये कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र के अंदर किसान की फसल के दाम को तेज करेगी। इस बार पहली बार यह निर्णय लिया गया कि जो की फसल है उसको आपकी सरकार खरीदेगी। बहुत से लोग आए कहते कि जो का क्या करोगे, आगे क्या करना है? वो तो हमारे पास 8 लाख मेट्रिक टन बाजरा भी पड़ा है, चाहे हम उसको विदेश में बेचे, चाहे हमारे यहाँ मुर्गी प्लांटों को कहीं बेचे, पर किसान के अनाज को खरीदने की जिम्मेवारी आपकी सरकार की है। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं एक विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, जब तक आपका बेटा आपका भाई सरकार में बैठा है ना एमएसपी खत्म होती, ना मंडियां बंद होती, ना किसान कमजोर होता। मैं तो ये विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि सरकार में बैठकर जितना फायदा किसान का हो सकता है इतना विपक्ष में बैठकर नहीं हो सकता। और आज उसका नतीजा है कि 1 अप्रैल में तो आज 10 दिन रह गए। हरियाणा प्रदेश के किसान के अंदर एक स्नेह उत्साह है, और वो चीज जो भ्रम की तरह फैलाई गई थी उसको समाप्त करने के लिए आपका बेटा आपका भाई निरंतर कार्य कर रहा है और किसान को पहले से भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे।